वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 12 वाटर इन दी ओशियन। ठीक है, जो आपका पूरे वर्ल्ड का अगर हम सरफेस देखें, अर्थ का सरफेस देखें तो अर्थ का सरफेस नियरली 71% वाटर से कवर्ड है। ठीक है, 29% जो एरिया है वो लैंड का एरिया है। दूर स्पेस से देखने पे हमें जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीली कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का जब मेजर सरफेस है वो आपके वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। दैट इज वाई आई आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट इज मोस्टली कवर्ड विद दी वाटर। और अर्थ का जो वाटर है, टोटल वाटर की अगर हम बात करें तो 97% अर्थ का वाटर कहाँ पाया जाता है? ओशियन में पाया जाता है। 97% अर्थ का वाटर ओशियन में पाया जाता है। बचा जो 3% वाटर है वो अलग अलग रीजन में पाया जाता है। 3% में से 2% देखेंगे तो आपको ग्लेशियर में पाया जाता है। ग्लेशियर और आइस कैप्स, माउंटेन वगैरह पे जो आपके बर्फ जमे होते हैं उनको हम आइस कैप कहते हैं। ग्लेशियर जो होती है वो रिवर ऑफ आइस होती है जो पोलर एरियाज में मेनली आपकी मिलती है। ठीक है, तो और माउंटेन वगैरह में भी मिलती है वो। यहाँ पे देखेंगे बाकी इसमें से 2% तो पोलर एरियाज में और आपकी आइस कैप्स के थ्रू पाई जा रही है। 1% जो वाटर है वो रिमेनिंग आपकी जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो 1% कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें, आप बहुत सारी नदियां देखते होंगे, पूरे वर्ल्ड में रिवर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी रिवर, हमारे इंडिया में खुद सैकड़ों रिवर है। तो उसमें देखेंगे तो मेनली आपका रिवर में इतना वाटर पाया जाता है, पॉन्ड में पाया जाता है, लेक में जो पाया जाता है। 97% जो वाटर है वो आपका ओशियन में पाया जा रहा है, टोटल वाटर का। ठीक है, तो वाटर की जो स्टडी होती है वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लॉजी का मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। और जिस जिस एरिया में वाटर पाया जाता है उस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। जैसे एटमॉस्फेयर है तो उसमें क्या है? लेयर ऑफ गैसेस है। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर। ऐसे ही वाटर जहां जहां पे पाया जा रहा है उन सारी चीजों को मिला देंगे तो हाइड्रोस्फीयर। लाइफ फॉर्म्स जहां पे पाया जा रहा है वहां पे बायोस्फीयर। ठीक है, तो मेनली हम हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोलॉजी से में पढ़ते हैं किसके बारे में? ओशियन में जो वाटर पाया जाता है या फिर किसी भी अदर एरिया में जो वाटर पाए जाते हैं उसके बारे में। तो ये जो वाटर है आपके लैंड और सी वाले एरिया में कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दैट वी कॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बाय बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस, सब सरफेस एंड ऑर्गेनिज्म। आपका जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता रहता है। जैसे ये आपका लैंड का एरिया है, इधर आपका ओशियन का एरिया है। ठीक है, लैंड पे देखेंगे तो कहीं कहीं आपको डिप्रेशन वगैरह मिल जाएंगी। ये पॉन्ड हो गया आपका, यहाँ पे ट्रीज वगैरह हैं, ये आपके ग्रासेस वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि कोई एनिमल है या फिर कोई आदमी, मान लीजिए ये आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई लाइफ फॉर्म मान सकते हैं। तो होगा क्या, मेनली जो ओशियन वाले एरियाज होते हैं यहां से वाटर क्या करता है? इवापोरेट करता है। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में इवापोरेशन के थ्रू वाटर कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में एड होता है। ह्यूमन या लाइफ ऑर्गेनिज्म से देखें तो मेनली ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से वाटर इवोपरेट हो, जैसे आपके प्लांट से वाटर इवोपरेट हो रहा है, प्लांट के जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। तो उनसे क्या होता है, वाटर जो है वो निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है। ह्यूमन परस्पायरेशन करते हैं, पसीना होता है हम लोगों को, तो वो भी उड़ के एटमॉस्फेयर में जाता है। जो आपकी पौधे हैं उनसे भी क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। बाकी जगहों से आपका इवापोरेशन होता है। जो जगह आपके क्या है, माउंटेनस एरिया है, मान लीजिए ये माउंटेनस एरिया है, इसके जो ऊपर होगा आइस कैप होगा। ठीक है, इस आइस कैप से भी क्या होता है? वाटर एटमॉस्फेयर में एड होता है। तो ये आपका सब्लिमेशन के थ्रू होगा। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप कपूर देखे होंगे, कपूर को खुले में छोड़ दीजिए वो गायब हो जाएगा कुछ समय में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीधे सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आइस कैप्स हैं या फिर ग्लेशियर्स है, वहां से सब्लिमेशन के थ्रू वाटर एटमॉस्फेयर में एड होता है। आपने पढ़ा था कि 1% एटमॉस्फेयर का पार्ट जो होता है वो वाटर का होता है। कहाँ पे? पोल वाले एरियाज में एंड आपके डेजर्ट वाले एरिया में। पोल और डेजर्ट वाले एरिया में एटमॉस्फेयर का 1% किससे बना होता है? वाटर से बना होता है। 4% बना होता है आपका इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल वाले रीजन में चले जाएंगे, वहां तो लगभग 4% जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर जो है वो वाटर का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इन सारे प्रोसेस के थ्रू वाटर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में एड होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा? यही क्लाउड्स आपके लैंड वाले एरिया पे आएंगे, फिर यहाँ बारिश करेंगे। ठीक है, और इस बारिश का पानी क्या होगा? अगेन फ्लो करके आपके ओशियन में चला जाएगा, रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, कुछ वाटर जो होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, दैट विल इनफिल्ट्रेट इनसाइड द लैंड। तो वो फॉर्म करेगा आपका ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्राउंड वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग भी वाटर को यूज करते हैं तो वो वाटर क्या होगा? पर्सपायरेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, अगेन वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, लैंड आपके इनफिल्ट्रेट हो जाता है, या फिर रिवर कैनाल्स के थ्रू ओशियन में चला जाता है। तो कंटिन्यूअस जो है वाटर का वो जो एक्सचेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है किसका? वाटर का। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो इसी के थ्रू आपकी जो पूरी की पूरी वाटर है वो कंटिन्यूअसली लैंड से ओशियन, ओशियन से लैंड, लैंड से ओशियन, ओशियन से लैंड, इन एरियाज में ट्रांसफर होती रहती है। कुछ एरिया में देखेंगे तो हम लोग, कुछ एरिया क्या है आपके वाटर इफिशियंट एरियाज हैं, जहां पे वाटर की कोई भी कमी नहीं है। जैसे आपके बंगाल वाला रीजन हो गया, या फिर कोस्टल रीजन हो गया आपकी इंडिया का, वहां पे वाटर की कमी नहीं है। इंटीरियर पार्ट में चले जाएंगे तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे वाटर की कमी है। जैसे विदर्भा रीजन है महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे क्या है? पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो स्पेशली यानी कि स्पेस, जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं पे वाटर बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, कहीं पे नहीं पाया जा रहा है, टेम्पोरली। ठीक है, टाइम के साथ कई कई ऐसे साल होते हैं जब बारिश नहीं होती तो पानी की बहुत कमी पड़ जाती है। तो स्पेशली और टेम्पोरली जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 59% ऑफ ऑल वाटर रिटर्न टू एटमॉस्फेयर थ्रू इवोपरेशन। जितना भी वाटर लैंड वाले एरिया पे आता है उसमें से 59% जो वाटर है वो इवोपरेशन के थ्रू अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये एक फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आप डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर। जो ओशियन फ्लोर है उसको कैसे डिवाइड किया गया है? मेजर डिवीजन आपने पढ़ा कि लैंड वाले एरिया पे, जमीन पे क्या आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, आपको रिवर देखने को मिलती हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन वाले एरियाज, हिल वाले एरियाज देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू देखने को मिलता है, वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको लैंड वाले एरिया पे देखने को मिल रही है। तो ये आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप लैंड पे रहते हैं। समुद्र के अंदर जो आपका सी है, ओशियन है, वहां पे भी कई सारी आपकी लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सी सरफेस है वो नियरली सेम है हर जगह पे, इसलिए आपको नहीं दिखाई देती हैं जो आपके सी लेवल के नीचे जो भी लैंडफॉर्म है। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो आपके ओशियन में पाई जा रही हैं। ठीक है, आप आपके अर्थ पे सबसे जो ऊंचा माउंटेन है उससे भी ऊंचा माउंटेन आपका ओशियन में पाया जाता है। आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं ओशियन के अंदर, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, प्लेन एरियाज पाए जाते हैं। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म है वो ओशियन के अंदर पाए जाते हैं। तो ओशियन को मेजर आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 रिलीफ के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप पहला देखेंगे जो है आपका, वो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा देखेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप का पार्ट है। ठीक है, ओशियानिक डीप्स है। इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओशियन में जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी को कहा जाता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व ये क्या दिखाता है? एलिवेशन फॉर स्पेसिफाइड टेरेन। कोई भी एरिया है,
ठीक है, वहां पे जो भी एलिवेशन पाया जाएगा उसको इस हिप्सोमेट्रिक कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। तो ओशियन में जो भी रिलीफ है, जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम हिप्सोमेट्रिक कर्व के थ्रू स्टडी करते हैं। तो पहला है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का एक्सटेंडेड मार्जिन है। जैसे ये आप देखेंगे इंडिया का कोस्टल एरिया है। अब इस कोस्टल एरिया में जो लैंड होगा, ऐसा नहीं कि समुद्र तुरंत चालू हो जाएगा, वहां पे मेनली क्या होगा, धीरे धीरे पानी की गहराई बढ़ेगी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखेंगे हम मेनली आपका कॉन्टिनेंट से जुड़ा रहता है, कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, ओशियन का अलग से पार्ट नहीं होता। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपके क्या है? कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है। एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे सी और गल्फ वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, जो आप सैलोवेस्ट ओशियन देखेंगे, ये जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वो ओशियन का सबसे सैलो पार्ट होता है, सबसे उथला पार्ट होता है। यहाँ गहराई बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेडियंट है, जैसे आप समुद्र के पानी के अंदर जाएंगे तो जो स्लोप है, ठीक है, गहराई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वहां पे गहराई क्या होगी? वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, कभी आप समुद्र किनारे जाइए और जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया, उस एरिया में जाइए, तो वहां पे गहराई क्या होगी? बहुत स्लोली बढ़ेगी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो ग्रेडियंट होता है, स्लोप जो होता है, वो 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री या उससे भी कम होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप। ठीक है, एवरेज विड्थ देखेंगे आपका लगभग 80 किलोमीटर होता है। पूरे वर्ल्ड का अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज देखा जाए तो लगभग 80 किलोमीटर है। डेप्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर पाई जाती है। जैसे मान लो ये लैंड वाला एरिया हो गया, फिर यहां से स्लोली आपका चालू होगा क्या? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, यहां स्लोली चालू होगा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे खत्म होता है, वहां से चालू होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखेंगे आपका अपसेंट रह, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया ही नहीं जाता। कहां पे? चिली और सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट पे। चिली और सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट पे। आप साउथ अमेरिका में देखेंगे चिली है, चिली का जो कोस्ट वाला रीजन है, वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपसेंट है। सुमात्रा का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपसेंट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई ही नहीं जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहां पे जो प्लेटें हैं वो आके मिली हुई, सबसाइड कर रही हैं। ठीक है, आपकी जो पैसिफिक प्लेट है वो साउथ आपके अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या कर रही है? सबसाइड कर रही है। ठीक है, तो वहां पे ट्रेंच पाया जाता है। ट्रेंच मतलब बहुत डीप डीप प्लेस है। ठीक है, तो वहां पे इसीलिए आपकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो अपसेंट होती है। सुमात्रा कोस्ट पे देखेंगे तो आपका जो सुमात्रान आइलैंड है, वहां पे मेनली आपका वहां पे भी सबसीडेंस हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे क्या है? आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपसेंट है। ठीक है, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो साइबेरियन शेल्फ है। जो आपका साइबेरिया का पार्ट है, आपके रशिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट देखेंगे, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट क्या है? वो पूरा सैलो वाला एरिया है। साइबेरियन शेल्फ जो है वो दुनिया का सबसे वाइडेस्ट शेल्फ पाया जाता है, और ये आर्कटिक ओशियन में है। यहाँ पे मेनली होता क्या है? अब मान लो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे जो भी रिवर्स आएंगी, मान लो ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, या फिर वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे जो भी रिवर यहाँ पे आएंगी, वो अपने साथ लाए गए मटेरियल का यहाँ डिपॉजिट करना चालू करेंगे। ठीक है, वो मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो सेडिमेंट का फॉर्मेशन करेगा, और आपको पता है कि सेडिमेंट में ही आपके फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में ऐसे जितने भी एरिया जहां पे फॉसिल फ्यूल निकलता है, पेट्रोलियम आपका निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में पाया जाता है। इंडिया में आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में एक पॉइंट है मुंबई हाई का रीजन। मुंबई हाई का रीजन। ठीक है, मुंबई हाई के रीजन से आपके पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ठीक, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पे अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, जैसे गोदावरी कृष्णा बेसिन है, तो वहां पे भी अभी आपका पेट्रोलियम डिस्कवर्ड हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मुंबई हाई वाले रीजन में क्या है? आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, और ये क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर आपकी, क्योंकि सैलो होते हैं तो
धूप जो है वो अच्छे से जा सकती है पूरे अंदर तक, जमीन तक, पूरे समुद्र की जमीन तक जा सकती है। लगभग 200 मीटर तक होता है, तो वहां तक सूरज की धूप जा सकती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लैंक्टन्स होते हैं समुद्र में, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स वहां पे अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होती है, मछलियों का खाना है, मछलियां उसको खाती हैं और वहां पे ढेर सारी मछलियां पाई जाती हैं। मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाने की वजह से ये फिशिंग ग्राउंड का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो फिशिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो वेस्ट वाला कॉस्ट है, ठीक है, वेस्ट वाला जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वाइडर है ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। वेस्ट में आप देखेंगे आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ज्यादा वाइड है और ईस्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम वाइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड होगा, ठीक है, ये आपका लैंड का पार्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट, ठीक है। जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड होगा वहां से सडनली जो स्टीपनेस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो रीजन आपका स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का रीजन। कॉन्टिनेंटल स्लोप का रीजन स्टार्ट होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या करता है, आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डीप सी प्लेन वाले एरिया से कनेक्ट करता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डीप सी प्लेन वाले एरिया से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप एंगल होगा वो 2 से 5 डिग्री होता है, ठीक है। जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो 2 से 5 डिग्री बढ़ती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं वो 1 डिग्री स्लोप होता है उनका, इनका आपका 2 से 5 डिग्री स्लोप होता है। डेप्थ जो होती है वो नियरली 200 से लेके आपका 200 से 3000 मीटर होता है। 200 टू 3000 मीटर आपकी डेप्थ हो जाती है। यहाँ पे मेनली एक फीचर जो पाए जाते हैं वो आपके कैन्यन और ट्रेंचेस पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे आपके कैन्यन और ट्रेंच पाए जाएंगे। कैन्यन और ट्रेंच क्या होते हैं, ये वैली होती है, नैरो डीप वैली होती है, एकदम नैरो रहेंगी और बहुत गहरी होती है। ऐसी वैलीज आपकी कहाँ पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, ठीक है। कैन्यन अगर हम देखेंगे तो कैन्यन आपके जो उसका साइड होता है कैन्यन का, उस वैली का जो साइड होगा वो स्टीप साइड होगा, स्टीप स्टेप लाइक साइड्स। जैसे आप लैंड पे देखेंगे ग्रैंड कैन्यन जो आपका यूएसए कोलोराडो में है, ठीक है, ऐसे ही आपके कैन्यन्स पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल स्लोप फाउंड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री नॉर्थ। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। थर्ड जो मेजर ओशियन का डिवीजन है वो आपका डीप सी प्लेन। ओशियन का लगभग 40% जो एरिया है वो डीप सी प्लेन का एरिया है। सी प्लेन, यहाँ पे प्लेन दिख रहा है आपको, जैसे आपके लैंड वाले एरिया पे प्लेन्स होते हैं वैसे ही सी में भी प्लेन्स होते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे स्मूथेस्ट रीजन है, काफी ज्यादा अच्छे से प्लेन होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट होती हैं, क्ले और सिल्ट का डिपोजिशन होता है, इसीलिए वो जो प्लेन है वो बहुत फाइन होता है, ठीक है। ये क्या है, स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। डेप्थ जो होता है वो 3000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। इसकी जो डेप्थ होगी वो 3000 से लेके 6000 मीटर, सी लेवल से हम लोग डेप्थ नापेंगे, सी लेवल से लगभग 3000 से 6000 मीटर के बीच में आपको पाया जाता है क्या, डीप सी प्लेन्स। 40% एरिया को पाई करते हैं ये फाइन सेडिमेंट जो कि क्ले और सिल्ट है उससे बने होते हैं। आप लोग अगर सेडिमेंट को देखेंगे तो सैंड जो होता है वो काफी बड़ा होता है, सैंड से भी बड़ा आपका ग्रेवल वगैरह होता है, छोटे छोटे कंकड़ जिसे हम कहते हैं, उससे छोटा आपका सैंड होता है, उससे भी छोटा सिल्ट होता है और उससे भी छोटा क्ले होता है। तो सिल्ट और क्ले ये दोनों क्या है, जो रिवर्स के थ्रू होके आते हैं और आपके जहां पे कॉस्ट इंड होगा, जैसे यहां से कोई रिवर आई यहाँ पे कॉस्ट इंड हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे डेल्टा का डिपोजिशन करेंगे, यहाँ डेल्टा बनाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का सेल्फ वाले एरिया में आपके डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी रिवर, जो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आई है। उसके बाद क्या होगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप वाले एरिया से कुछ ऐसे सेडिमेंट होते हैं जो यहाँ पे नहीं रह जाते हैं, उनको
जो आपकी ऑन शोर विंड्स वगैरह होती हैं या फिर जो ऑफ शोर वेव्स होती है वो क्या करती है, उनको ले जाती हैं डीप वाले एरिया में। तो स्लोप से होते हुए ये प्लेन वाले एरिया में पहुंचते हैं, वहां पे डिपॉजिट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस। इन्हें हम ओशियानिक डीप कह सकते हैं या फिर ट्रेंचेस। डीप मतलब गहरा जो बहुत हो, ट्रेंच भी क्या है, एकदम नैरो वैलीज हैं। डीप नैरो वैलीज आर कॉल्ड एज ट्रेंच। डीप नैरो वैली आर कॉल्ड एज ट्रेंच। ये क्या होता है, स्टीप साइडेड नैरो बेसिन। ये स्टीप साइडेड नैरो बेसिन मिलेंगे आपको ओशियन में। जैसे यहाँ पे देखेंगे एकदम स्टीप साइडेड नैरो बेसिन मिलेगा। जैसे आप एक ट्रेंच पढ़ते हैं, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच वर्ल्ड का जो है वो मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी जो डेप्थ है वो लगभग 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर। नाम उसका है मैरियाना ट्रेंच। ये आपके पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन का देखेंगे तो जावा ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है। 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन दी सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग एरिया से 3 से 5 किलोमीटर ज्यादा डीपर होते हैं। जैसे मान लो ये आपके लगभग 3 से 6 किलोमीटर वाले एरिया में डीप सी प्लेन पाए जाते हैं। अब यहां से भी आपके 3 to 5 किलोमीटर ज्यादा डीपर पाए जाएंगे। ये मेनली पाए कहा जाते हैं आइलैंड आर्क एंड एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होगा वहां पे पाया जाता है, या फिर आपके यहाँ पे भी पाए जा सकते हैं, या फिर जहां पे आइलैंड आर्क पाए जाते हैं। आइलैंड आर्क क्या होता है, आइलैंड का ग्रुप होता है जो आर्क के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे आर्क के फॉर्म में पाया जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं आइलैंड आर्क। तो आइलैंड आर्क वाले एरिया में पाए जाते हैं, या फिर आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पर पाए जाते हैं। एसोसिएटेड विद वल्केनोस एंड अर्थक्वेक। अब क्योंकि प्लेट की मोटाई वहां बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत नीचे तक पाए जाएंगे ये अर्थ के बहुत काफी नीचे तक, तो वहां पे जो भी प्लेट्स होंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो बहुत पतली होंगी। पतली होने की वजह से क्या होता है, वहां से वल्केनिक एक्टिविटी होती है। वल्केनो वगैरह, लावा वगैरह आसानी से तोड़ के, जमीन को तोड़ के आसानी से समुद्र के अंदर बाहर निकल जाते हैं ओशियानिक डीप और ट्रेंच वाले एरिया में। उनकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्वेंटली वहां पे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट बहुत पतली है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट साइट है अर्थक्वेक और वल्केनोस की स्टडी के लिए। ठीक है। मेनली आपके 57 डीप्स अभी तक एक्सप्लोर किए जाते हैं, किए जा सके हैं, जिसमें से आपका 32 पैसिफिक ओशियन में है, 19 अटलांटिक में है और 6 आपका इंडियन ओशियन में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका माइनर रिलीफ फीचर। आपने मेजर रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ा, 4 मेजर रिलीफ फीचर्स थे। ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन्स और ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस। माइनर रिलीफ फीचर में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे रिलीफ फीचर पाए, जैसे आपके पहला है मिड ओशियानिक रिज। ठीक है। मिड ओशियानिक रिज क्या होता है, आपने अर्थ पे देखा होगा माउंटेन की चैन पाई जाती है, चैन ऑफ माउंटेन, माउंटेन की रेंज पाई जाती है। ठीक है। हिमालयन माउंटेन रेंज है, रॉकीज माउंटेन रेंज है, इंडीज माउंटेन रेंज है, इंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, आल्प्स माउंटेन रेंजेस है यूरोप में। ठीक है। ऐसे ही ओशियन के अंदर भी आपकी माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है। कई सारे माउंटेन एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक। ये मेनली उस जगह पे पाई जाती है जहां पे प्लेटें आपस से में आके मिलती हैं, आपस से दूर जाती हैं। ठीक है। जैसे आपकी मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है। मिड अटलांटिक रिज, ये अटलांटिक ओशन के बीच से जाता है, अटलांटिक ओशन के बीच से जाता है। ऊपर देखेंगे नॉर्थ में एकदम आइसलैंड है, आइसलैंड एक आइलैंड है। ठीक है। आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए नॉर्थ में चली जाती है। मिड इंडियन रिज है। ठीक है। तो ये जो मिड ओशियानिक रिज होते हैं, ये माउंटेन्स की चेन्स होती हैं ओशियन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे सी माउंट। सी माउंट क्या है, ये भी ऐसे माउंटेन है जो पॉइंटेड समिट के होते हैं। ये माउंटेन वल्केनिक ऑरिजिन में होता है, इनका जो ऑरिजिन होता है वो वल्केनो की वजह से होता है। ठीक है। वहां से वल्केनो निकलते हैं और इनकी जो समिट होती है, माउंटेन होंगे, समिट जो होगा वो कैसा होगा, पॉइंटेड समिट होगा। समिट जो होगा इनका पॉइंटेड होगा। समिट मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका क्या होगा, पॉइंटेड होगा। ठीक है। इनको कहते हैं सी माउंट। ऑरिजिन वल्केनिक होता है, हाइट लगभग 3 से 4 किलोमीटर होता है, और ये ध्यान रखना है कि ये समुद्र के अंदर होते हैं, सी सरफेस, सी लेवल के नीचे पाए जाते हैं, सी लेवल के ऊपर नहीं आते, सी लेवल के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, अंपेरर सी माउंट है आपका हवाईयन आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में हवाईयन आइलैंड है वो आपकी, उसमें देखेंगे तो अंपेरर सी माउंट है। थर्ड है आपका सबमरीन
कैन्यॉन्स, कैन्यॉन्स आपने पढ़ा था, डीप वैलीज होती हैं। ग्रैंड कैन्यन आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका, जैसे अर्थ आपके लैंड वाले एरिया पे, वैसे ही डीप वैलीज होती हैं, उनको जिनको हम कहते हैं क्या, कैन्यॉन्स, उन्हीं को हम कैन्यॉन कहते हैं। कैन्यॉन आपकी स्टीप स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स होते हैं, एक तो स्टीप होंगे और दूसरा स्टेप लाइक होंगे, सीढ़ी नुमा, इनका जो स्लोप होगा साइड का बहुत स्टीप होगा और स्टेप वाइज होगा, सीढ़ी के जैसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है हडसन कैन्यन। फोर्थ है आपका गुयोट। गुयोट क्या होता है, ये भी सी माउंट होते हैं लेकिन ये फ्लैट टॉप्ड होते हैं। सी माउंट होंगे लेकिन इसमें होता क्या, जैसे मान लो ये सी माउंट हुआ, ठीक है, ये वाटर लेवल हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होगा इसको कंटिन्यू कट करता जाएगा, कट करता जाएगा, कट करता जाएगा, ठीक है। ये सी लेवल से मान लो ऊपर है, यहाँ पे वाटर क्या करेगा, इसको कंटिन्यूसली कट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पूरा इसका पॉइंटेड समिट ही खत्म हो जाएगा, तो ये फ्लैट टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर ने कंटिन्यूअस उसको इरोड किया है। तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट को ही क्या कहते हैं, गुयोट कहते हैं। फिफ्थ है आपका एटॉल। एटॉल क्या है, लो आइलैंड सराउंडिंग सेंट्रल डिप्रेशन। ये आइलैंड की ग्रुप होती है, ठीक है, और ये सर्कल के फॉर्म में होती हैं। बीच में कोई भी लेक हो सकता है, सैलाइन लेक हो सकता है, नमक वाला झील हो सकता है, या फिर आपका मीठा पानी का झील हो सकता है। ये मेनली आपके समुद्र के किनारे वाले एरियाज में पाए जाते हैं, एटॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये लो आइलैंड्स हैं जो किसी सेंट्रल डिप्रेशन को सराउंड करते हैं। डिप्रेशन के बीच में गड्ढा होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, और वहां पे मेनली आपकी सैलाइन वाटर वगैरह पाई जाती है। इनका ओरिजिन जो होता है वो कोरल ओरिजिन होता है। कोरल जो होता है, आप कोरल रीफ वगैरह के बारे में सुने होंगे, ठीक है। कोरल पॉलिप्स एक टाइप की ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोरल पॉलिप्स हम कहते हैं, कोरल पॉलिप्स। ये जो पॉलिप्स होते हैं बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये पॉलिप्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनके मरने के बाद, ये जो पॉलिप्स हैं, कोरल पॉलिप्स, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, सैलो वाटर में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। मेनली होता क्या है, जब ये डेड करते हैं तो इनकी जो स्केलेटन होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो डिपॉजिट होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब डिपोजिशन एक आइलैंड के जितना बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मेनली जो एटॉल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये कोरल पॉलिप्स ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम कोरल भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है उसके बारे में हम लोग मेनली स्टडी करेंगे, ठीक है। ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेनली आपका ऑब्टेन्ड होता है किससे, ओशन वाटर को हीट किससे ऑब्टेन्ड होता है, सन से ऑब्टेन्ड होता है। सन क्या करता है, ओशियन वाटर को हीट करने का काम करता है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ द ओशियन वाटर, ठीक है। सारी एनर्जी सन से ही ऑब्टेन होती है। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, लैंड वाला जो एरिया है वो ज्यादा तेजी के साथ हीट होता है और ज्यादा तेजी के साथ कूल भी हो जाता है, लेकिन जो आपका ओशियन है वो स्लोली हीट होगा और स्लोली कूल डाउन भी होगा, धीरे धीरे कूल डाउन होता है, ठीक है। फैक्टर्स, ऐसे जो फैक्टर्स आपकी ओशियन वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्टर है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे जो ओशियंस आपकी लो लैटिट्यूड से पाई जाती है या फिर इक्वेटर के पास पाई जाती हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इक्वेटर के पास आपको ऑलरेडी पता है कि सन की जो रेज होती है वो लगभग सीधी पड़ती हैं, तो इक्वेटर का एरिया क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। तो इक्वेटर वाले रीजन में या फिर लो लैटिट्यूड वाले रीजन में जो भी ओशन होंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई लैटिट्यूड पे जो ओशन होंगे वो उसका टेम्परेचर कम होगा। मेन रीजन इज द इंसुलेशन, मेन रीजन इज द इंसुलेशन, सन की जो हीट होगी वो आपका मेन रीजन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। लैंड और सी क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे लैंड ज्यादा पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके लैंड के पार्ट ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड के पार्ट कम है। तो आपने पढ़ा जमीन तेजी से गर्म होगी तेजी से ठंडी होगी, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस एरिया में लैंड का पार्ट ज्यादा है तो तेजी से गर्म और ठंडे होंगे, तो यहाँ पे जो भी ओशियन होंगी उसका भी टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा या तेजी से कम होगा। आप पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, ठीक है।
मोर टेम्परेचर, जो आपके नॉर्दर्न लेटिट्यूड्स में पाए जाएंगे, इक्वेटर के नॉर्थ वाले एरिया में जो भी ओशन पाए जाएंगे। इक्वेटर के साउथ वाले ओशन में, इक्वेटर के साउथ वाले एरिया में जो ओशन पाए जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर विल बी a few degree lower than the oceans found in the northern hemisphere. प्रिवेलिंग विंड, हवा की वजह से जो है ओशन का टेम्परेचर कैसे इफेक्टिव होता है, जैसे ये आपका कॉस्ट हो गया, यहां से चालू होती है आपकी ओशियन का साइड, ठीक है, ये सी लेवल है। अब होगा क्या, जब लैंड एरिया से आपकी विंड चलेंगी ओशन की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं क्या, ऑफ शोर विंड्स, इन्हें हम कहेंगे ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर मतलब यहाँ शोर, किनारे को छोड़ के जा रही है तो ऑफ शोर, किनारे की तरफ आ रही है तो ऑन शोर। ऑफ शोर विंड क्या करेंगे, जब जाएंगी कि आपके लैंड वाले एरिया से सी वाले एरिया की तरफ, तो पानी को भी अपने साथ पुश करेंगे, उसको भी धक्का देंगे कि भैया तुम भी चलो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पानी को धक्का देके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वाटर क्या होगा, यहाँ खाली हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया खाली हो जाएगा वाटर से, थोड़ा आगे चला जाएगा, तो नीचे से आगे जाके कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ जाएगा। जब वाटर समुद्र में नीचे की तरफ जाता है तो हम उसको कहते हैं डाउन वेलिंग, और जब वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं अप वेलिंग, अप वेलिंग। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से वाटर खिसक के आगे चला जाएगा, सी जो होगा वो अपने आप को लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा, तो नीचे से वाटर जो होगा आएगा, इस एरिया को फिर से कवर कर लेगा। अगेन ऑफशोर विंड्स उसको आगे धक्का देंगी, फिर नीचे से वाटर आएगा। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसी को हम कहते हैं अप वेलिंग। तो यहाँ अप वेलिंग होगा तो नीचे से, नीचे का पानी ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पानी यहाँ ऊपर आएगा तब इस एरिया के पानी को भी ठंडा कर देगा। तो अगर ऑफ शोर विंड है तब जो वाटर होगा वो कूल होगा, ऑफ शोर विंड की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ऑफ शोर विंड की वजह से कोस्ट वाले एरिया में टेम्परेचर लो होगा। ऑन शोर विंड क्या करेंगे, ऑन शोर विंड मतलब जो आपकी शोर की तरफ चले, ऑन शोर किनारे की तरफ चले, ठीक है। अब समुद्र से किनारे की तरफ हवा आ रही है तो क्या करेगी, धक्का देकर यहाँ से पानी को ला के इकट्ठा करेगी कहाँ, कोस्ट वाले रीजन में, और यहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से कोस्ट वाले रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि वाटर के पाइलिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रिवेलिंग विंड आपको अफेक्ट करती है ओशन के टेम्परेचर को। ओशन करेंट्स देखेंगे, ठीक है, जिस एरिया में जाती हैं ओशियन करंट, उस एरिया के टेम्परेचर को, उस एरिया के ओशियन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट को अगर हम देखें, यहाँ पे देखेंगे आपको गल्फ स्ट्रीम मिल जाएगी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जब आगे जाती है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को क्या करती है, वार्म रखती है। जब ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपके एक यूरोप वाले पार्ट पे चली जाती है, ठीक है। इस एरिया को भी ये वार्म रखने का काम करती है। जबकि इसी रीजन से, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक करंट आती है जिसे हम कहते हैं लेब्राडोर करंट। इसको क्या कहते हैं, लेब्राडोर करंट। ये लेब्राडोर करंट क्या करेगी, इसको, इस एरिया को, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को क्या करेगी, ठंडी कर देगी, क्योंकि लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, जबकि जो इधर से जा रही थी गल्फ स्ट्रीम ये वार्म करंट हुआ करते। तो इस तरह से ओशन करंट्स आपकी टेम्परेचर को, ओशन के टेम्परेचर को, ओशन वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ओपननेस और क्लोजनेस ऑफ सी, कोई भी सी कितना ओपन या क्लोज है। जैसे अगर लैंड, जैसे ये आपका इधर पूरा लैंड वाला एरिया है, इस साइड भी पूरा लैंड का एरिया है, इस साइड भी पूरा लैंड है, और इधर भी पूरा लैंड का एरिया, बीच वाला एरिया यहाँ पे आपकी वाटर पाई जा रही है। अब लैंड आपने पढ़ा तेजी के साथ गर्म और ठंडा होगा, तो जो क्लोज सी होंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लोज्ड सी जो होंगे, लैंड के द्वारा क्लोज किए गए रहेंगे, उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ओपन सी जो होंगे, जिसके चारों तरफ भाई लैंड वगैरह नहीं पाया जाता है, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लोअर देन दी लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द सी विच आर फाउंड इन द क्लोज्ड एरियाज, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ये अलग अलग केसेस में होगा। ये मेनली केस होगा आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्लोज सी का, कहां पे, मिडल और लोअर लेटीट्यूड में। हाई लेटीट्यूड में चले जाएंगे तो जो आपके क्लोज्ड सी हैं उनका टेम्परेचर लो होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लैंड का भी टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ओपन सी का। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये फैक्टर्स हैं, इस तरह से ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ओशियन वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग सी सरफेस, ये आपका सबसे नीचे वाला लेयर है सी का। ठीक है, यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे सी सरफेस की तरफ, तो इसमें हमको 3 लेयर सिस्टम मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में वाटर को 3 लेयर में डिवाइड किया गया। पहला जो लेयर है आपका, फर्स्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं, वहां पे आपका वार्म वाटर पाया जाता है। लगभग ये 500 मीटर होता है। फर्स्ट लेयर जो है वो 500 मीटर थिकनेस उसकी होती है, 500 मीटर। और यहाँ पे जो वाटर होता है वो लगभग वार्म वाटर पाया जाता है। ठीक है, ये जो लेयर है वो आपकी प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर आपके ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन टेम्परेट रीजन में जब आप जाएंगे तो वहां पे केवल आपके समर सीजन में रहती है। विंटर का जब टाइम होता है तब आपकी वहां पे absent हो जाती है, पहली लेयर आपकी absent हो जाती है। ठीक है, आप फ्रिजिड जोन में चले जाएंगे तो वहां पे ये लेयर पाई ही नहीं जाती है, वहां पे केवल एक ही लेयर पाई जाती है जो कि थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। थ्री, ये आपका जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे मेनली आपका 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ओशियन का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द ओशन इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है ओशियन का। ठीक है, सेकेंड आपकी लेयर है थर्मोक्लाइन की लेयर। थर्मोक्लाइन क्या होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। यहाँ थर्मो, थर्मो मतलब आपके टेम्परेचर से, थर्मो का मतलब टेम्परेचर से, और क्लाइन का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो दूसरी लेयर है, सेकेंड लेयर है वाटर की, वहां पे टेम्परेचर तेजी के साथ डिक्लाइन होता है। ये जो लेयर पाई जाती है वो 5000 से 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है। ये आपकी लेयर है थर्मोक्लाइन की, थर्मोक्लाइन की लेयर, थर्मोक्लाइन 5000 से 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर तेजी के साथ डिक्रीज होता है। इट इज अ जोन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली, ये आपको याद रखने की जरूरत है। थर्ड लेयर है आपका वेरी कोल्ड लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ ऑल द ओशन वाटर। तीसरी लेयर है सबसे ज्यादा कोल्ड वाटर होती है। यहाँ पे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेनली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ओशियन वाटर का पूरा 90% जो वाटर है ओशियन का, वो 0 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर पाया जाता है। हालांकि वो फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि नीचे के वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, जमने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन। देखें तो हमने ऑलरेडी बताया 27 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड की रेट से। जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री जाएंगे तो वहां पे 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे 0.5 डिग्री सेल्सियस अगेन कम हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जो टेम्परेचर है वो कम होती जाती है। लगभग 45 डिग्री लैटिट्यूड पे देखेंगे तो जो आपका टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ओशियन का वो इक्वेटर पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है। हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पाया जाएगा, स्लाइटली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, स्लाइटली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ऐसा क्यों होगा, आपको बताया गया है कि नॉर्थ में क्या है, ओशियन कम है, लैंड ज्यादा है, इसीलिए नॉर्थ में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन पाए जाते हैं उनका कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन पाए जाएंगे उनका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस। सदर्न हेमिस्फीयर में जो पाए जाएंगे उनका 16 डिग्री सेल्सियस। सदर्न हेमिस्फीयर में जो पाए जाएंगे 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैलिनिटी। ओशियन वाटर में सैलिनिटी भी पाई जाती है। सैलिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जितने 1 किलोग्राम वाटर में या फिर 1000 ग्राम वाटर में जितने अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट रहे। जैसे 1 लीटर आपने पानी लिया या फिर 1 किलोग्राम पानी लिया, ठीक है, सी वाटर लिया, अब उसमें कितना ग्राम नमक है, उसी को हम कहेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है पार्ट पर थाउजेंड से, पीपीटी कहते हैं।
और उसका सिंबल ये है रिप्रेजेंट करने का, पीपीटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे भैया कौन सा वाटर ब्रैकिस है, कौन सा वाटर सॉल्टी वाटर है, वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है। अगर 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है, 24 या फिर कह लीजिए कि एवरेज 25 ग्राम अगर नमक है 1 किलोग्राम पानी में, तब उस पानी को आप क्या कहेंगे? सॉल्ट वाटर। तब उस पानी को क्या कहेंगे? सॉल्ट वाटर, फिर ब्रैकिस वाटर है, खारा पानी है। ठीक है, तो 24.7 पार्ट पर थाउजेंड अगर पाया जा रहा है सॉल्ट, तो वो वाटर कैसा होगा? ब्रैकिस वाटर होगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड इन मैनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ओशियन वाटर के सैलिनिटी को अफेक्ट करता है? तो पहला फैक्टर है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसे अफेक्ट करेगा? जितनी ज्यादा इवापोरेशन होगी, मान लो ये लैंड का एरिया है, सॉरी ओशियन का एरिया है, यहाँ पे क्या होगा? जितनी ज्यादा इवापोरेशन होगी, पानी कम होता जाएगा, इवापोरेट होकर भाप बन के पानी ऊपर आसमान में उड़ जाएगा, तो क्या होगा? पानी कम होता चला जाएगा, तो उसमें सैलिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इवापोरेशन की वजह से सैलिनिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। ठीक है, अगर आपको चेक करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 25 ग्राम नमक मिलाइए, उसको बाहर ले जाकर धूप में रख दीजिए, क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ जाएगा, 800-700 ग्राम पानी बचेगा, तो उसमें सैलिनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। आप 25 ग्राम पानी 800 ग्राम, सॉरी 25 ग्राम सॉल्ट 800 ग्राम पानी में मिलाइए, या फिर 1000 ग्राम पानी में मिलाइए, तो जो 800 ग्राम पानी होगा उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होंगे, तो इवापोरेशन की वजह से क्या होता है? सैलिनिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम क्या कहते हैं? रैनफॉल। रैनफॉल की वजह से क्या होता है? जो सैलिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है। रैनफॉल की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से सैलिनिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर उसमें मिलेगा। आसमान से जो वाटर आता है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर के मिलने की वजह से क्या होता है? सैलिनिटी कम हो जाती है। फ्रेश वाटर इनफ्लो। फ्रेश वाटर इनफ्लो जैसे जो रिवर्स होती हैं, रिवर वाटर क्या होती है? मीठा पानी होती है। ठीक है, तो जब फ्रेश वाटर जाके रिवर आपके ओशियन में मिलता है, रिवर का वाटर, तो वहां पे क्या होता है? जो अगल बगल के उसके एरिया रहेंगे जहां पे रिवर जाके मिल रहा है, उस एरिया में जो सैलिनिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी लेक हो गया, या फिर कोई भी आप मान लीजिए कि बड़ा कोई भी सी हो गया, कोई गल्फ हो गया, वहां पे अगर ढेर सारी रिवर आके उसमें अपने वाटर को डंप कर रही हैं, तो उस आपके गल्फ का या फिर बे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सॉरी, सैलिनिटी जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग एंड थाइंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जम जाना, थाइंग का मतलब पिघल जाना। अगर जम जाएगा कोई चीज तो जो वाटर होगा उसमें सैलिनिटी क्या होगा? फ्रीजिंग की वजह से इंक्रीज करता है। सैलिनिटी क्या होगा? फ्रीजिंग की वजह से इंक्रीज करेगा। फ्रीज हो जाएगा तो सॉल्ट जो होगा वो केवल कुछ ही पानी में मिला रहेगा, जबकि थॉ हो जाएगा, जब पानी जो बर्फ रहेगा वो पिघलेगा, तो उसकी वजह से सैलिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो थाइंग की वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होगी, फ्रीजिंग की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होगी। विंड ओशन करेंट्स। ओशन करंट क्या कहते हैं? जिस एरिया में सैलिनिटी कम पाई जाती है उस एरिया का ओशन करंट ऐसे एरिया में जाएगा जहां सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है, तो वहां पे क्या होगा? उस एरिया के सैलिनिटी को कम कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसे एरिया जहां पे सैलिनिटी ज्यादा पाई जा रही है, उस एरिया का ओशन करंट ऐसे एरिया में जाएगा जहां पे सैलिनिटी कम है, तो वहां के भी सैलिनिटी को भी बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो ओशियन वाटर के सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो आपकी पैसिफिक ओशियन में देखें तो 35 पार्ट पर थाउजेंड से लेके 31 पार्ट पर थाउजेंड पाया जाता है। कहाँ? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्ट मार्जिन पे 35 पार्ट पर थाउजेंड से 31 पार्ट पर थाउजेंड पाया जाता है आपकी सैलिनिटी पैसिफिक ओशियन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ से आर्कटिक ओशियन से जो बर्फ है वो पिघल के आपके पैसिफिक ओशियन में आती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपकी फ्रेश वाटर मिक्स होती है और सैलिनिटी कम होता है। दूसरा देखें, अटलांटिक ओशियन की जो सैलिनिटी है वो लगभग 36 पार्ट पर थाउजेंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अटलांटिक ओशियन दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ठीक है,
वेस्ट में देखेंगे तो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। ईस्ट में देखेंगे अटलांटिक ओशन की तो आपका यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो आपके 15 से 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में पाया जाता है, नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है, 15 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में। मैक्सिमम सैलिनिटी जो पाई जाती है वो 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच में पाई जाती है। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम सैलिनिटी पाई जाती है। इसको आप लोग मैप में देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं कि एक्चुअली कौन सा रीजन है ये। इंडियन ओशियन की जो एवरेज सैलिनिटी है वो आपके 35 पार्ट पर थाउजेंड है। ठीक है, आपके बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में आपके दो पार्ट थे, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी है वो लो है, दैट इज लोअर देन दी अरेबियन सी। अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? बे ऑफ बंगाल में आपकी इंडिया की 90% जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो जो फ्रेश वाटर का इनफ्लो है, इनफ्लक्स है, ज्यादा फ्रेश वाटर उसमें जाके मिल रहा है। इस उसकी वजह से क्या हो रहा है, सैलिनिटी कम हो जा रही है। जबकि अरेबियन सी में ऐसा नहीं है। अरेबियन सी के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको ईरान, इराक जैसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई रिवर वहां पे नहीं है। रिवर नहीं होने की वजह से बहुत कम रिवर ऐसे हैं जो अरेबियन सी में जाके अपने वाटर को फ्लो कराते हैं, डंप करते हैं, तो वहां पे इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम है। इसकी वजह से अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। अगर हम लोग सी वाइज देखें तो लेक वान डी जुआन, ठीक है, ये आपका टर्की में है। टर्की में लेक वान डी जुआन देखेंगे तो इसका जो सैलिनिटी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सलाइन लेक है ये वान डी जुआन, 330 पार्ट पर थाउजेंड यहाँ इसकी सैलिनिटी है। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम उसमें से आप पानी निकालेंगे लेक वान डी जुआन से, तो उसमें 350 ग्राम लगभग नमक ही होगा। ठीक है, 350 ग्राम नमक, यानी कि आप 3 लीटर अगर पानी निकाल रहे हैं उसमें से, तो 1 किलो उसमें नमक निकल जाएगा। इतनी ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है आपकी लेक वान डी जुआन, जो कि आपकी टर्की में है। कहां पे है? टर्की में। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा साल्टीएस्ट है वो है डेड सी। ठीक है, डेड सी आपकी इजराइल में पाई जाती है, जिसकी सैलिनिटी है 238 पार्ट पर थाउजेंड। डेड सी में भी अगर आप इन सी में जाके आत्महत्या करना चाहते हैं, डूबना वगैरह चाहते हैं, तो आप डूब नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और इसमें कोई भी पर्सन डूब के नहीं मर सकता है कभी। ठीक है, तो कभी अगर आत्महत्या करना हो तो लेक वान डी जुआन और डेड सी वगैरह में मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप मर नहीं पाएंगे। रेड सी देखेंगे तो इसकी सैलिनिटी डेड सी से कम है। देन ब्लैक सी है और बाल्टिक सी है। ये ब्लैक सी, रेड सी वगैरह देखेंगे, बाल्टिक सी देखेंगे, ये सारे सी क्या है, आपके सराउंडेड है किससे? लैंड वाले एरिया से। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी को देखेंगे तो सैलिनिटी सरफेस वाटर का जो सैलिनिटी होता है, सरफेस वाटर का, ठीक है, जो ऊपर का वाटर होगा उस वो इंक्रीज करता है किसकी वजह से? फ्रीजिंग और इवापोरेशन। पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अगर पानी जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा तो सैलिनिटी तब भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आर्कटिक ओशन वगैरह का जो रीजन है वहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, जबकि वहां सैलिनिटी कम रहना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, वाटर पूरा फ्रीज कर जाता है, तो जो पानी बचा रहता है उसमें साल्ट की कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए नमक का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज कब करेगा सरफेस वाटर का सैलिनिटी? जब थॉइंग होगा, पिघल जाएगी बर्फ, रेनफॉल वगैरह होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फ्रेश वाटर इनफ्लो होगा, फ्रेश वाटर जाके मिल रहा है, तो सरफेस वाटर की जो सैलिनिटी होगी वो कम हो जाएगी, जैसे आपके बे ऑफ बंगाल की है। ठीक है, हेलोक्लाइन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। ये ऐसा जोन होता है जहां पे सैलिनिटी बहुत तेजी के साथ डिक्रीज करते हैं। जैसे ये आपका सी सरफेस का लेवल है, अब यहाँ पे मेनली होगा क्या, जैसे हम नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी धीरे धीरे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब सैलिनिटी तेजी के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, उसी रीजन को, उसी जोन को हम लोग क्या कहेंगे? हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत तेजी के साथ डिक्रीज करेंगे। आप थर्मोक्लाइन पढ़े तो वहां टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ डिक्रीज करता था, यहाँ पे आपकी जो सैलिनिटी है वो तेजी के साथ डिक्रीज करेगी, उसी को हम कहेंगे हेलोक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सैलिनिटी होगी वो तेजी के साथ डिक्रीज करेगी।
आप सैलिनिटी देखेंगे, ठीक है, जो वाटर सैलाइन होता है जिसमें नमक ज्यादा पाया जाता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो वाटर होगा वो क्या कर जाएगा, नीचे के साइड चला जाता है। वाटर क्या करता है, नीचे की साइड चला जाता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो वाटर ऊपर की साइड चला जाता है। तो जो नीचे वाटर पाया जाता है समुद्र में, जो सबसे नीचे का वाटर होता है उसकी डेंसिटी वो ज्यादा होती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि सलाइन वाटर जो होता है वो ऑलवेज नीचे की साइड जाता है, ठीक है, डीप डाउन जाता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है चैप्टर में या फिर कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।